हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर चल रहा है। इससे पहले लेक्चर में आपने वीडियो देखा था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। कोई सर्कुलर कॉइल है, उस सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड आपने फाइंड किया था। अब मैं बात कर रहा हूँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही बात है। एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल है ये कोई। लेट अस टेक ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड करंट कैरिंग इन इट इज I एज सोन इन फिगर। ये कोई सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस कितनी ली है आपने, कैपिटल R। ये कैपिटल R है और इसमें कितनी करंट कंडक्ट करा दी है आपने, I। और इसके सेंटर पर हमको फील्ड निकालना है, ये लिख दिया है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर फील्ड निकालने के लिए एक काम करो, बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है, इस रिंग के कारण फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर। तो एक काम कर लो आप, इस रिंग को कई छोटे छोटे करंट एलिमेंट से मिलकर बना मान लो और एक एलिमेंट के कारण यहाँ बी निकाल लो बायोट-सेवर्ट्स लॉ से। और पूरी रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस करंट एलिमेंट से, इस करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालकर पूरी रिंग के कारण जब निकाला जाएगा तो इसको इंटीग्रेट कर देना पूरी रिंग के लिए, ठीक है ना, 0 से 2πr के लिए। Let us take a small current element of length dl at distance l from a point on the coil of radius r। हमने कोई स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसकी लंबाई कितनी बता रहे हो आप, dl, at distance l from the point of सर्कुलर कॉइल। इस सर्कुलर कॉइल के किसी पॉइंट से l दूरी पर मैंने ये क्या ले लिया, एक करंट एलिमेंट जिसकी लंबाई कितनी है, dl है। तो इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर भी निकालो। एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज 90। ये एंगल 90 होगा, चेक कर लो, इसका फिगर बना लो, तभी आपको समझ आएगा। ये कोई सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल में करंट कितनी है, I है और इसकी रेडियस कैपिटल R और इसके सेंटर पर मुझे B निकालना है। तो इस कॉइल के कारण सेंटर पर B निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि इस कॉइल को छोटे छोटे करंट एलिमेंट से बना हुआ, मिलकर बना हुआ मान लो। तो एक कोई करंट एलिमेंट मान लो, ये वाला जिसकी लंबाई कितनी है, dl है। लेट अस टेक ए करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ dl एट डिस्टेंस l फ्रॉम द एनी पॉइंट ऑफ द रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R, ठीक है ना। ड्यू टू विच magnetic field B, we have to find intensity of magnetic field at the center of circular coil। इस फिगर को बनाइए, फिर से बोल रहा हूं मैं, ये कोई सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस कैपिटल R और इसमें करंट कितनी कंडक्ट करा दी है हमने, I, और इसके सेंटर पर B निकालना है इस कॉइल के कारण। इस कंप्लीट पूरी कॉइल के कारण सेंटर पर B कैसे निकालोगे, एक इस कॉइल के कारण तो B एक साथ नहीं निकाल पाएंगे आप। कैसे निकालना पड़ेगा आपको कि इस कॉइल को छोटे छोटे करंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ मान लो। तो हमने इस रिंग पर एक छोटा करंट एलिमेंट ले लिया है जिसकी लंबाई dl है और इस करंट एलिमेंट की रिंग के किसी पॉइंट से दूरी कितनी ली है, l। ये बात मैंने यहां लिख दी है। लेट अस टेक ए स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ dl एट ए डिस्टेंस स्मॉल l फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R। Here angle between current element and position vector, इस current element और ये position vector, ये वाला, इसके बीच एंगल कितना है, इज ऑलवेज 90 डिग्री। कितना होगा ये एंगल, 90 डिग्री होगा। तो इस करंट एलिमेंट के कारण इस सेंटर पर भी निकालो, किससे, बाय यूजिंग बायोट-सेवर्ट्स लॉ। इस पॉइंट पर इस एलिमेंट के कारण B के लिए फॉर्मूला
डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, एंगल 90 लेंगे ना थीटा की जगह पर, यहाँ अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर है? डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 की वैल्यू 1, तो आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। और नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पर। ये मैग्नेटिक फील्ड निकला किसकी वजह से? इस करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर भी निकला। अब पूरी रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज बाई कैलकुलेटिंग बाई इंटीग्रेशन। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दो। dB की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 पाई आर, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक पूरी रिंग की लंबाई कितनी है? 2 पाई आर, 0 से 2 पाई आर तक। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करिए जरा। तो देखो जरा कांस्टेंट वैल्यू क्या क्या है इसमें? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो इसको तो ले लो बाहर, ये आ गया बाहर। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन क्या करना है आप? केवल हमको म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन करना है। 0 लिमिट है, 0 से 2 पाई आर, 0 से 2 पाई आर, 1 का इंटीग्रेशन कर दो एल के रिगार्ड में। तो 1 का इंटीग्रेशन एल के रिगार्ड में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? एल। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 पाई आर, तो 2 पाई आर 0 तो 0, तो 2 पाई आर यहाँ लिख दो। तो फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और ये लिमिट कितनी है? 2 पाई आर। एक आर से एक आर कैंसिल। तो सेंटर पर, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकल आया मेरे बच्चे। एक आर कैंसिल हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एक आर कैंसिल हुआ, तो 2 पाई आई अपॉन आर, 2 पाई आई अपॉन आर। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n होते तो n का मल्टीप्लाई और कर दो यहाँ। इसकी वैल्यू ऐसा ही सिस्टम में कितनी है? 10 की पावर -7, 2 पाई आई अपॉन आर। ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर भी आ गया। जैसे ये सर्कुलर कॉइल थी, इसमें करंट आई कंडक्ट कर रही है, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, सेंटर पर, कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना है? 10 की पावर -7, 2 पाई आई अपॉन आर। जरा गौर से देखना बच्चों, 2 पाई एक्चुअल में कॉइल जो है एक टर्न है, इसमें एक टर्न है, तो ये एंगल कितना हुआ? 2 पाई हुआ। एक्चुअल में ये 2 पाई एंगल है ये वाला। अगर इसमें 2 टर्न होते बच्चों, एक बार और वायर बाइंड कर देते इसमें, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 4 होते तो 4 का मल्टीप्लाई करते, और इसमें n टर्न है तो इसमें n का मल्टीप्लाई कर दो। तो फॉर्मूला सेंटर पर n टर्न होंगे तब 10 की पावर -7, 2 पाई एन आई अपॉन आर। एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? ये बात मैंने लिख दी है यहाँ पर। इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज n, then intensity of magnetic field at the center of circular coil is given by the relation 10 power -7, 2 pi n I upon r Weber per meter square. मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। फील्ड कैसी क्वांटिटी है मेरे बच्चे? वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, द डायरेक्शन होगी इसकी बी की, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू प्लेन ऑफ द कॉइल और अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉइल। ये सर्कुलर कॉइल है ये वाली। इसमें करंट क्लॉकवाइज है, तो सेंटर पर भी किधर होगा? ये पोल कौन सा बन गया? साउथ बन गया। क्लॉकवाइज करंट है, पोल साउथ बनेगा, ये साउथ बन गया। तो इसके सेंटर पर भी किधर होगा? नॉर्मल टू प्लेन। यहां पर साउथ पोल है तो इनवर्ड, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट होती है ऐसे, इस तरह से करंट होती बच्चों एंटी क्लॉक, तो ये पोल कौन सा बनता? नॉर्थ बनता। तो बी की डायरेक्शन सेंटर पर किधर होती? आउटवर्ड, और यहां पर बी की डायरेक्शन किधर होगी? इनवर्ड। साउथ पोल फॉर्म हो रहा है तो बी की डायरेक्शन साउथ की ओर होती है, और नॉर्थ पोल फॉर्म हो रहा है तो बी की डायरेक्शन नॉर्थ से दूर होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉइल। और ऐसे कह सकते हो नॉर्मल टू प्लेन ऑफ द कॉइल। जैसे ये कॉइल है, तो इस कॉइल की
एक्सिस तो ये वाली होगी ना, ये तो कॉइल की एक्सिस है और ये कॉइल का प्लेन है, तो बी की डायरेक्शन कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर या इसकी एक्सिस की डायरेक्शन में होती है। बी या तो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा। अगर ये पोल साउथ पोल की तरह काम कर रहा है, अगर इसमें क्लॉकवाइज करंट है तो पोल साउथ बनेगा, तो बी की डायरेक्शन डाउनवर्ड, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो बी की डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड। क्लियर है ये बात? यस। एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों, ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल बिहेव एज ए मैग्नेट इफ इट इज सस्पेंडेड फ्रीली, देन द प्लेन ऑफ द कॉइल विल पॉइंट्स अलोंग मैग्नेटिक ईस्ट वेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये। अगर किसी सर्कुलर कॉइल को, इस कॉइल में अगर करंट कंडक्ट कराकर हम इसको फ्रीली सस्पेंडेड किसी स्ट्रिंग से बांध करके ऐसे लटका दें, तो इसका एक प्लेन तो बनेगा नॉर्थ पोल और एक बनेगा साउथ पोल। ठीक है ना भाई? एक वाला प्लेन, एक प्लेन तो बनेगा नॉर्थ और एक बनेगा साउथ। अगर इधर नॉर्थ बन रहा है तो इधर साउथ बनेगा, और इसको फ्रीली लटका दें, जैसे किसी मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंडेड करा दें, किसी सिल्क थ्रेड से बांधो इसे मैग्नेट को और लटका दो, तो नॉर्थ पोल किधर रुकता है, नॉर्थ की तरफ, साउथ रुकता है साउथ की तरफ। आफ्टर ओरिएंटेशन नॉर्थ पोल रुकेगा नॉर्थ की तरफ और साउथ पोल रुकेगा साउथ की तरफ। सेम उसी तरह से जैसे किसी मैग्नेट को किसी स्ट्रिंग से बांध करके हम फ्रीली सस्पेंडेड करा दें, तो उसका नॉर्थ पोल रुकता है नॉर्थ में, साउथ रुकता है साउथ में। सेम उसी तरह से अगर हम किसी कॉइल में हम करंट कंडक्ट करा के और इसको किसी स्ट्रिंग से बांध करके हम लटका दें, ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड करा दें, तो इसका एक जो पोल साउथ पोल की तरह प्लेन काम कर रहा है, वो वाला नॉर्थ की तरह जो काम कर रहा है वो तो नॉर्थ की तरफ रुकेगा, और जो साउथ की तरफ काम कर रहा है वो साउथ की तरफ रुकेगा। जैसे मान लो ये साउथ पोल है तो ये तो साउथ की तरफ गया, ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ की तरफ गया। तो इसका मतलब इसकी एक्सिस जो होगी कॉइल की जो एक्सिस होगी अलोंग द नॉर्थ साउथ, और इसका जो प्लेन होगा कॉइल का अलोंग ईस्ट वेस्ट। If a current carrying coil behave as a bar magnet, if it is suspended freely, then its axis points towards north south or its plane points towards magnetic east west। क्लियर है ये बात? मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। कोई सर्कुलर आर्क है ये, इस सर्कुलर आर्क के सेंटर पर भी निकालना है मुझे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, कोई सर्कुलर आर्क है ये वाली जिसकी लंबाई L है और इसकी रेडियस कितनी है R, और इसके सेंटर पर मुझे B निकालना है। तो एक काम कर लो, इस सर्कुलर आर्क के कारण सेंटर पर B निकालना है। मैंने लिखा है लेट अस टेक एन सर्कुलर आर्क ऑफ लंबाई L एंड रेडियस R इज कैरिंग करंट I थ्रू इट। इसमें कितनी करंट कंडक्ट करा दी है I। तो इस आर्क के कारण भी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक छोटा एलिमेंट लो पहले, कोई छोटा सा जिसकी लंबाई कितनी dl, और इसकी लंबाई dl, और इस आर्क के कारण, इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर भी निकाल लो। तो सर्कुलर आर्क और इसका पोजीशन वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा 90। तो इस एलिमेंट के कारण, इस एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा 90। तो इस स्मॉल एलिमेंट के कारण सेंटर पर भी निकालो बायोट-सेवर्ट्स लॉ से, और फिर टोटल पूरी आर्क के कारण सेंटर पर भी निकालना है। एक एलिमेंट के कारण निकल आया तो इसको इंटीग्रेट कर देना 0 से लेकर के कितनी लंबाई तक, L लंबाई तक। यही किया है मैंने। देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर C ऑफ दिस आर्क इज गिवन बाई यूजिंग बायोट-सेवर्ट्स लॉ। स्मॉल एलिमेंट के कारण B निकाल रहा हूं यहां पर, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl, लंबाई dl साइन 90 अपॉन r स्क्वायर, बिकॉज स्मॉल एलिमेंट्स मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद पोजीशन वेक्टर ऑलवेज। तो यहां पर थीटा कितना लिखना पड़ेगा आपको, ये 90 लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? साइन 90 की वैल्यू 1, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दो,
जीरो से लेकर के एल लंबाई तक क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट एल। तो ये बात मैंने डीबी की वैल्यू यहां लिख दी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि ये कांस्टेंट था, मैंने बाहर लिख लिया। डीएल ये रहा और 1 का इंटीग्रेशन एल के रिगार्ड में कितना होगा, एल, और अपर लिमिट एल और लोअर लिमिट जीरो। तो रिजल्ट आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन एल के रिगार्ड में एल आ गया। तो ये रिलेशन आ गया, एल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एल अपॉन आर स्क्वायर। और यहां पर इसको मैं लिख दिया है, ये एंगल अगर थीटा है, ये लंबाई एल है और ये रेडियस आर है, तो थीटा बराबर क्या होगा, एल अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। ठीक है ना। तो इस एल की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, इस एल की जगह पर थीटा इंटू आर लिख सकता हूं ना। तो इस एल की जगह पर थीटा इंटू आर लिखूंगा तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई थीटा आई अपॉन आर। ये चेक कर लो ठीक से, ये वाला फॉर्मूला नोट कर लो और चेक कर लो इसे ठीक से, क्योंकि इस थीटा को मैंने कहां से लिखा है, थीटा को मैंने लिखा है इस वाले एंगल को लिखा है मैंने, दिस एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क कितनी है, एल अपॉन रेडियस आर। ठीक है। तो एल बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, एल बराबर थीटा इंटू आर। तो इस एल की जगह पर मैं थीटा इंटू आर यहां लिखूंगा, इस जगह पर थीटा इंटू आर, तो एक आर कैंसिल होगा, तो थीटा इंटू आई, आई ये रहा, अपॉन एक आर कैंसिल हो गया तो एक आर बचेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ एल इज गिवन बाय द रिलेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एल अपॉन आर स्क्वायर या थीटा आई अपॉन आर। तो सर्कुलर कॉइल कोई सी भी हो मेरे बच्चे, इस सर्कुलर आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनता है, इस आई के साथ वो एंगल लिखा जाता है। अगर ये कॉइल पूरी होती, कंप्लीट होती, तो ये एंगल कितना लिखते पूरा, इस आई की जगह, इस थीटा की जगह पर 2 पाई लिखते। तो 2 पाई आई अपॉन आर, वो सेंटर पर मैंने सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताया हुआ है आपको। क्लियर है ये बात। हिंट फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये। अगर ध्यान दीजिए, हिंट फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं, एक ही लाइन बोल रहा हूं और एक ही बार में बोल रहा हूं। ये कंडीशन लिखी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये कंप्लीट एक ही कंडीशन है। जैसे ये कोई सर्कुलर है, कॉइल है, सेंटर पर बी के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, जैसे ये सर्कुलर कॉइल में करंट आई, गौर से देखिएगा, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या था, 10 की पावर -7। कंप्लीट एक कॉइल है तो ये कंप्लीट एक पूरा एंगल होता है, ये 2 पाई आई अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये कॉइल आधी होती तो इस एंगल को कितना लिखते हम भाई, कंप्लीट एक कॉइल है तो 2 पाई आई अपॉन आर है। अगर कॉइल हाफ है तो इसका हाफ कर दो, 1/4 है तो इसका 1/4 कर दो, और 3/4 है तो इसका 3/4 कर दो। और एनी लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क, तो इसकी जगह पर थीटा आई अपॉन आर लिखना, ये लिखा हुआ है थीटा, ये रहा थीटा आई अपॉन आर। देखिएगा हाफ कॉइल है तो देखो इसका आधा किया है मैंने, 2 पाई आई अपॉन आर, हाफ कॉइल लिखा है आपने, तो इसका आधा कर दो, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ 1/2 करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई आई अपॉन आर बचेगा, 10⁻⁷ पाई आई अपॉन आर। सर्कुलर कॉइल हाफ है तब। फॉर क्वार्टर कॉइल, क्वार्टर का मतलब 1/4, तो इसका 1/4 कर दो, चौथाई कॉइल है, 1/4 का मतलब समझते हो ना, चौथाई हिस्सा। तो इस कंप्लीट कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इतना था, तो 1/4 है तो इसका 1/4 कर दो, 1/4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो सेंटर पर बी आ जाएगा। 1/4 यहां करोगे, यहां पर 1/4 करोगे तो 2 से 4 2 बार कटेगा, तो पाई आई अपॉन 2r आएगा। ये रहा पाई आई अपॉन 2r, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आई अपॉन 2r, और इसकी वैल्यू कितनी है, 10⁻⁷ पाई आई अपॉन आर। और अगर कॉइल 3/4 है, ये कॉइल जो है 3/4 है,
कंप्लीट कॉइल के कारण 2 पाई आई अपॉन आर, और 3/4 है तो इसमें 3/4 का मल्टीप्लाई कर दो यहां। ठीक है, तो क्या बचेगा, 2 से 4 दो बार कटेगा, तो 3 पाई आई अपॉन 2r, ये रहा 3 पाई आई अपॉन 2r, ये कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसकी एसआई सिस्टम में वैल्यू 10 की घात -7 3 पाई आई अपॉन 2r। ये बात क्लियर है? यस। फॉर एनी लेंथ ऑफ सर्कुलर कॉइल, एनी लेंथ का मतलब सर्कुलर कॉइल की लंबाई l है, रेडियस r है, तो सेंटर पर b के लिए फॉर्मूला अभी मैं ड्राइव करके चुका हूं पहले, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एल अपॉन आर स्क्वायर लिखो या फिर थीटा आई अपॉन आर लिखो, मैंने बताया था आपको। यहां पर ये एंगल लिखा जाता है 2 पाई। अगर ये सर्कुलर आर्क है तो एंगल कितना है, थीटा है, थीटा आई, इसकी जगह पर थीटा लिख दो, थीटा आई अपॉन आर आ जाएगा, थीटा आई अपॉन आर। इन दिस रिलेशन थीटा इन रेडियन, और थीटा की जगह पर जरूरत पड़े तो यहां से थीटा की जगह पर अगर जरूरत पड़े तो एल अपॉन आर लिख देना, तो इस थीटा की जगह पर एल अपॉन आर लिखोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा आई एल अपॉन आर स्क्वायर वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? यस। विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर क्वेश्चंस कई बार आए हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट स्पीड v, और या तो कांस्टेंट स्पीड देगा और लिखना है इसको, और फ्रीक्वेंसी f, या तो सर्कुलर मोशन करते समय उसकी स्पीड दी हो या फिर उसकी क्या दी हो, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी हो। तो चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा तो ये सर्कुलर पाथ एक तरह से करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव करेगा, और करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया हुआ है। क्या बेटा, करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 10⁻⁷ 2 पाई आई अपॉन आर इंटू आई होता है ये, और आई की जगह पर यहां पर क्या दिया है, चार्ज पार्टिकल चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर मोशन। इफ ए चार्ज पार्टिकल ऑफ q, चार्ज q इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट स्पीड v या फिर विद फ्रीक्वेंसी f, देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर इज गिवन बाय द रिलेशन। ये रिलेशन आया कहां से, ये वाला, ये रिलेशन कहां से टपक पड़ा, कहां से निकल के आया, ये यहां से निकल के आया। अगर सर्कुलर मोशन करते समय उसकी स्पीड दी है तो आपको वेलोसिटी के टर्म में ये करंट निकालनी पड़ेगी, और करंट का फॉर्मूला होता है I बराबर चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। टाइम क्वेश्चन में गिवन है, एक चक्कर में लगा समय तो टाइम पीरियड कहूंगा मैं इसको। क्वेश्चन में टाइम पीरियड दिया है तो इस I की जगह पर Q अपॉन T लिख देना, और अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी है तो 1 अपॉन टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टी की जगह पर फ्रीक्वेंसी लिख देनी, तो इस आई की जगह पर Q इंटू एफ लिख देना। और अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी दी है तो आई बराबर क्या लिखेंगे, Q अपॉन टी, टी की जगह पर क्या लिखूंगा, टी क्या चीज है, ये इस कंप्लीट एक रोटेशन में लगा समय, टाइम पीरियड, तो इस आई की जगह पर लिख दीजिएगा आई बराबर Q अपॉन टी, टी का मतलब एक रोटेशन में लगा समय, और समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी चलेगा एक रोटेशन में, 2 पाई आर अपॉन स्पीड, अपॉन स्पीड, इस स्पीड को ऊपर ले जाओ तो आई बराबर Q इंटू वी अपॉन 2 पाई आर। तो सेंटर पर B के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेंटर पर B का फॉर्मूला क्या था, फिर भूल गए, 10⁻⁷ 2 पाई आई अपॉन आर, आई की जगह पर अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी है तब तो ये लिखना, टाइम पीरियड दिया है तो ये लिखना, और वेलोसिटी गिवन है तो ये लिखना। अगर वेलोसिटी गिवन है तो इसकी जगह पर लिख दो 10⁻⁷ 2 पाई अपॉन आर, आई की जगह पर क्या लिख दूं, Q इंटू वी अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई और इसको स्मॉल आर लिखा है, कैपिटल आर लिखा है, एक ही बात है बच्चों, कैपिटल आर कर लो फिर इसे, तो इसको कैपिटल आर लिख दो 2 पाई आर, ठीक है ना। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो रिलेशन क्या आ गया मेरे बच्चे, 10⁻⁷ QV अपॉन आर स्क्वायर। सेंटर पर सर्कुलर पाथ के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ये वाला आ गया, ये रहा।
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू इंटू वी, क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर। इसको नोट कर लो आप, ये रेडियस है बच्चों, 2 पाई आर अपॉन वी, वी ऊपर पहुंच जाएगा तो क्यू वी अपॉन 2 पाई आर है, ये रेडियस है ये। इस आई की जगह पर वेलोसिटी की टर्म में ये वैल्यू लिखोगे तो आई की जगह पर क्यू वी बाई 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, क्यू वी अपॉन आर इंटू आर, आर स्क्वायर। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के टर्म में ये हो गया 10⁻⁷ क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। और अगर फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है तो इस आई की जगह पर ये क्यू इंटू एफ लिख देना, तो यहां पर क्यू इंटू एफ लिखोगे तो क्या लिखे हो जाएगा फॉर्मूला 10⁻⁷ 2 पाई क्यू एफ अपॉन आर, ये रहा 2 पाई क्यू एफ अपॉन आर, 10⁻⁷। ये तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में है और ये वेलोसिटी के टर्म में है, ये नोट कर लीजिए आप। अगर चार्ज पार्टिकल कोई सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो इस चार्ज पार्टिकल का जो सर्कुलर पाथ है वो करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव करेगा, और इस करंट कैरिंग कॉइल की तरह जब बिहेव करेगा तो करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, 10⁻⁷ 2 पाई आई अपॉन आर। अब क्वेश्चन में आई नहीं दी है, चार्ज रिवॉल्व कर रहा है और रिवॉल्व करते समय या तो उसकी वेलोसिटी देगा या फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर दी है तो करंट का फॉर्मूला लिखेंगे क्यू इंटू एफ, और वेलोसिटी दी है तो करंट के लिए फॉर्मूला लिखेंगे क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। ये नोट कर लीजिए आप, ये पॉइंट भी नोट कर लो और इस फॉर्मूले को दोनों को नोट कर लो। कर लिया? आगे बोले बच्चों, कर लिया? आगे बोले? यस। सुनिएगा, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ध्यान दीजिए, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में क्या होता है मेरे बच्चे? हाइड्रोजन एटम समझते होंगे, हाइड्रोजन एटम में ये तो न्यूक्लियस है और हाइड्रोजन एटम में कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। या तो इसके रिवॉल्व करने की स्पीड क्वेश्चन में गिवन होगी या फिर इसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व विद फ्रीक्वेंसी 6.6 into 10⁻15 revolution per second and radius of hydrogen atom is 0.528 एंगस्ट्रॉम। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको बताया गया होगा बच्चों, नहीं बताया है तो आप समझ लो, हाइड्रोजन एटम की पहली ऑर्बिट की रेडियस होती है 0.528 एंगस्ट्रॉम। तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी है और रेडियस दिया, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। B = 10⁻⁷ 2 पाई एफ, क्यू की जगह पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन रेडियस इक्वल टू 10⁻⁷ 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है, ये रही, ये वैल्यू लिख दी। चार्ज इलेक्ट्रॉन का हम जानते हैं 1.6 10⁻⁹ कूलम। रेडियस पहली ऑर्बिट की 0.528 × 10⁻10। इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे आप तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा मेरे बच्चे कितना? 12.5। इसको सॉल्व कर लें आप, इसको 12.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब है एटम में इलेक्ट्रॉन अगर पहली ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतना निकल कर आएगा। अगर ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम समझ लो। इफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तब सेंटर पर भी इतना है, और सेकंड ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड का 1/32 टाइम्स होगा। उसका कारण समझो, जैसे ये तो न्यूक्लियस हाइड्रोजन एटम की पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट। तो ध्यान से सुनना, जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो उसके चलने की स्पीड और इस ऑर्बिट की रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ ऑर्बिट का स्क्वायर, और वेलोसिटी रेसिप्रोकल होती है क्या बेटा? नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब आपने n की जगह पर क्या बोला है? n = 2 बोल रहे हो आप, n सेकंड ऑर्बिट बोल रहे हो, तो n की वैल्यू 2 रखोगे
2 का स्क्वायर करोगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स, तो n बराबर 2 करोगे तो रेडियस बिकम 4 टाइम्स, रेडियस हो जाएगी 4 गुनी, और वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, वेलोसिटी बिकम हाफ 1/2 टाइम्स। अब रेडियस और वेलोसिटी का फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल करिए आप, QV/r²। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या हो गया देखो, 10⁻⁷ QV/r²। ध्यान दीजिए वेलोसिटी हो गई कितनी हाफ 1/2 टाइम्स सेकंड ऑर्बिट में, और रेडियस हो गई 4 गुनी, और 4 का हो रहा है स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स, और 4 का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी पूरी कंप्लीट 16 टाइम्स। 16 आएगा ना नीचे, 16 और 1/2 नीचे ये वाला आ रहा है, तो इसका 2 नीचे आएगा ना, तो इसका मतलब दिस मैग्नेटिक फील्ड बिकम 1/32 टाइम्स। अगर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड अगर B है, तो यदि इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में चक्कर लगाता तो उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पहली वाली ऑर्बिट में चक्कर लगाने पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसका 1/32 टाइम्स होगा। कैसे होगा ये बात मैंने बता दी आपको, नोट कर लीजिए आप इस बात को, नोट करो फटाफट, जल्दी से नोट कीजिए बच्चों, तभी आप क्वेश्चंस निकाल पाएंगे। नोट करो फटाफट से, जल्दी से, कर लिया, हटाते हैं से, यस। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल बिहेव एज ए मैग्नेट, मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट m बराबर, याद कर लो इस बच्चों इसे, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल और कॉइल बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, करंट कैरिंग कॉइल का डाइपोल मोमेंट m बराबर होता है a × I। m डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है सर्कुलर कॉइल का, a इस कॉइल का एरिया है और I इस कॉइल में करंट है। अगर इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स n होते तो यहां पर फॉर्मूला लग जाता m बराबर नाई NaI, n नंबर ऑफ टर्न्स होते, a एरिया होता कॉइल का, I करंट है। m इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी। एरिया और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जिस डायरेक्शन में एरिया की डायरेक्शन होगी, जो डायरेक्शन एरिया की है वही मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की होगी। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे ये करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें क्लॉकवाइज करंट है तो ये कौन सा पोल बनेगा साउथ, और एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो पोल कौन सा बनेगा नॉर्थ, ठीक है ना। तो एक ही कॉइल के अंदर, जैसे ये कॉइल है, मैंने कहा ये वाली कॉइल है कोई, अगर ये वाला पोल नॉर्थ है तो ये वाला पोल कौन सा होगा साउथ, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, ये साउथ है ये नॉर्थ है, ये तो साउथ है ये वाला पोल तो, और ये वाला पोल कौन सा कह रहा हूं, उल्टा बोल दिया बच्चों, यहां देख लो फिर से, ये वाला पोल भाई करंट इसमें किधर, ऊपर से देखने पर करंट इसमें एंटी क्लॉक दिख रही है, इधर से देख रहे हो तो एंटी क्लॉक है, और नीचे से देखोगे इधर से तो किस तरह से दिखेगी क्लॉकवाइज। तो ये पोल अगर ऊपर वाला नॉर्थ है तो नीचे वाला साउथ बनेगा, ऊपर नॉर्थ है तो नीचे साउथ बनेगा। और बी की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ है तो बी की डायरेक्शन अवे, अवे नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो नॉर्थ से चलेंगी और साउथ पर आएंगे। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम नॉर्थ और कम्स टूवर्ड्स साउथ, इसके अंदर चली जाएंगे, इसमें अंदर अवे फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से अवे और कम्स टूवर्ड्स साउथ। ये सर्कुलर कॉइल है, और इस सर्कुलर कॉइल की ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है ये वाली, और ये क्या है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज क्लोज लूप, क्योंकि नॉर्थ से चल करके साउथ पर एंटर कर जाएंगे, क्लोज लूप होगा इसका। ये नोट कर लीजिएगा, इस बात को नोट कर लीजिए फटाफट से इसको। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, मैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात कर रहा हूं बच्चों, सुने जरा ध्यान से। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, ये कोई करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज मैंने कंडक्ट करा दी है,
ऐसे। तो ये वाला पोल तो नॉर्थ होगा, ये वाला पोल साउथ होगा। एंटी क्लॉक करंट है, ऊपर से देखने पर करंट एंटी क्लॉक वाइज दिख रही है, इसका मतलब ऊपर वाला पोल नॉर्थ है, नीचे वाला पोल साउथ है। मैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात कर रहा हूं। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ करंट लूप, करंट कैरिंग कॉइल, इसको एम से, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, एम बराबर होता है आई इंटू ए। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया वेक्टर ऑफ करंट कैरिंग लूप इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इसको एम से शो करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहां से इसकी यूनिट तो एम्पियर होगी, इसकी मीटर स्क्वायर, तो डाइपोल मूवमेंट की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल और नॉर्मल टू प्लेन ऑफ द कॉइल और along the axis of coil, or the direction of M is also given by the direction of area vector where A is along the direction of developed magnetic field B which lies always normal to the plane of the coil। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की। फिर से एक बार सुन लें, किसी करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट करंट और उस लूप के एरिया वेक्टर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया वेक्टर ऑफ द करंट लूप इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इट्स यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ से नॉर्थ की तरफ, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑफ द लूप। एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑफ द लूप, किसी लूप के एरिया की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है मेरे बच्चे अवे फ्रॉम द नॉर्थ, नॉर्थ से अवे, ठीक है ना। तो बी, ए और एम तीनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ये बात मैंने यहां नोट कर दी है। द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड एरिया वेक्टर ऑफ द लूप इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होगी एम्पियर, तो आई की हो गई, एरिया की क्या हो गई, मीटर स्क्वायर, सो इट्स यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है ये। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। एम की डायरेक्शन होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, ठीक है, साउथ पोल से, और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। भाई कॉइल के प्लेन के नॉर्मली होगी एम की डायरेक्शन, फ्रॉम साउथ पोल से नॉर्थ पोल, और फ्रॉम, आपने कहा एम की डायरेक्शन क्या है, इस कॉइल के प्लेन के नॉर्मली, और अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉइल फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। यही लिखा है आपने, क्या बेटा, इट्स यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल और नॉर्मल टू द कॉइल और अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉइल, और द डायरेक्शन ऑफ magnetic dipole moment is also given by the direction of area vector where A is along the direction of developed magnetic field। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है उसी डायरेक्शन में एरिया है, और एरिया जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑलवेज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। इसका फॉर्मूला है m इक्वल टू आई इंटू ए। m इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया वेक्टर ऑफ द लूप इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। नहीं, अगर कॉइल में एक टर्न है तब, टर्न, एक टर्न का मतलब एक, ये कॉइल है, कॉइल में एक टर्न है, वायर का एक ही राउंड है, और नंबर ऑफ टर्न इसमें n होते बच्चों, तो इसमें n का मल्टीप्लाई कर दो, तो m बराबर होता है NAI या NIA। n यहां पर नंबर ऑफ टर्न है, I करंट है, और A एरिया है लूप का। इसकी यूनिट क्या हो गई, n की यूनिट तो कुछ होगी नहीं, करंट की यूनिट एम्पियर होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर। सो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हैज यूनिट एम्पियर
मीटर स्क्वायर एन टर्न है कॉइल में तब। हियर द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, हियर द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड बी एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम आर इन सेम डायरेक्शन। यहां देखो जरा, ये पोल नॉर्थ है, ये साउथ है, बी की डायरेक्शन ये रही, यही डायरेक्शन एरिया वेक्टर की है और यही डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हियर द डायरेक्शन ऑफ एम ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन। क्लियर है ये बात? मैं बात कर रहा हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सिंपल सा है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान दें। इस टॉपिक पर क्वेश्चन आता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट। अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, देन दिस सर्कुलर ऑर्बिट बिहेव एज ए करंट कैरिंग कॉइल। If a charge particle Q moving in circular path of radius r with constant velocity v और frequency f, या तो इसकी क्वेश्चन में वेलोसिटी दी होगी या फिर इसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी, इन दोनों में से या तो वेलोसिटी देगा या फिर फ्रीक्वेंसी देगा। If a charge particle Q moving in a circular path of radius r with speed constant speed v और constant frequency f, then this circular path of charge particle behave as a current carrying coil। ये बात मैंने लिखी है यहाँ पर। If a charge particle of charge Q is moving in a circular path of radius r with constant velocity v और लिखना बच्चों इसको, और constant frequency f, then the circular path of the charge particle will behave as a current carrying coil। किसकी तरह बिहेव करेगा? करंट कैरिंग कॉइल की तरह। सो इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय m बराबर a इंटू आई, a इंटू आई। अब I कहां से लाएं? क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो करंट कितनी कंडक्ट करेगी? I के लिए एक फॉर्मूला जानते हैं आप, I बराबर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q अपॉन T। T क्या है? कंप्लीट एक रोटेशन में टाइम, जिसको टाइम पीरियड बोलते हो आप, 1 अपॉन टी। और 1 अपॉन टी को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 अपॉन टी को लिख सकता हूं एफ, तो आई की जगह पर एफ इंटू क्यू, या तो आई की जगह पर एफ इंटू क्यू लिख दो। और अगर वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है तो, वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है बच्चों तो आई बराबर क्यू अपॉन टी। टी क्या चीज है? एक रोटेशन में टाइम, और एक रोटेशन में टाइम कैसे निकालोगे? टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस, एक रोटेशन में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक रोटेशन में डिस्टेंस कितनी होगी? 2 पाई आर, और अपॉन स्पीड करोगे, स्पीड को मैं ऊपर ले लूं, अपॉन स्पीड तो स्पीड को ऊपर लिख दो। तो करंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आई बराबर क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। क्लियर है? ये नोट कर लें आप, इस पॉइंट को नोट कर लें बच्चों, इस पॉइंट को। If a charge particle Q moving in circular path of radius r with constant speed v और constant frequency f, then this circular path of charge particle will behave as a current carrying circular coil। और ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है m बराबर a इंटू आई। आई की जगह पर फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी है, तो आई की जगह पर एफ क्यू लिख दो, तो फॉर्मूला हो जाएगा एफ इंटू क्यू। और एरिया कितना हो गया सर्कुलर पाथ का? उसकी रेडियस क्वेश्चन में गिवन है, तो पाई आर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू इफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ। तो उस केस में इस सर्कुलर पाथ करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव करेगा, और चार्ज पार्टिकल की क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी है, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल, इस सर्कुलर पाथ का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m बराबर क्या होगा? f इंटू क्यू इंटू एरिया की जगह पर लिखूंगा मैं पाई आर स्क्वायर। और अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाइए आई की जगह पर, इस आई की जगह पर क्या लिख देंगे? क्यू वी बाई 2 पाई आर। तो m बराबर इस आई की जगह पर क्यू वी अपॉन 2 पाई आर, क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। और एरिया की जगह पर लिख दिया मैंने पाई आर स्क्वायर। तो जरा गौर से देखो, एक पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट
जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो यह सर्कुलर ऑर्बिट एक करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव करेगी। उस केस में इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होगा QVR/2। ठीक है, नोट कर लिया। सिंस एंगुलर मोमेंटम इफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड v, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा मेरे बच्चे? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, इफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ, चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा हो, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, v वेलोसिटी से चल रहा है, सर्कुलर पाथ की रेडियस r है और पार्टिकल का मास कितना है? m। ठीक है ना, ये तो चार्ज है, इसका मास m है, तो एंगुलर मोमेंटम L = mvr। ठीक है ना, इक्वेशन सेकंड को थर्ड से इससे डिवाइड कर दो, m/L, m/L कर दो जरा, m/L करोगे, m/L = QVR/2, QVR/2 अपॉन L क्या है बेटा? mvr, mvr। तो देखो VR से VR कैंसिल, तो क्या बचा? Q/2m। अब इस L को इधर ले जाओ, इस L को इधर ले जाओ, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए फॉर्मूला हो गया Q/L/2m। ये रिलेशन ये रहा, और दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय दिस इक्वेशन m/L = क्या होगा? Q/2m, और L को इधर ले गया तो फॉर्मूला बन जाएगा m = QL/2m। नोट कर लीजिए आप इसे, अरे नोटेड है यहाँ पर, ये लिखा तो है। ठीक है ना मेरे बच्चे? यस। इफ चार्ज पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन, अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता तो Q की जगह पर क्या लिख देते हम? E। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आ गया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन करे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन करे तो उस ऑर्बिट का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जैसे ये एटम का न्यूक्लियस है और इसमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन मींस ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। दिस ऑर्बिट विल बिहेव एज ए करंट कैरिंग कॉइल। तो इस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट m बराबर E × L/2m। L यहां पर एंगुलर मोमेंटम और m मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, ठीक है ना? m वेक्टर क्वांटिटी है और एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर है। सो मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन = माइनस, यहां पर मैंने माइनस लगा दिया बच्चों, E × L/2m। Here negative sign shows that direction of orbital magnetic moment and angular momentum are opposite to each other। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। या नेगेटिव साइन का मतलब ये है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल और एंगुलर मोमेंटम दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? अपोजिट है। यहां पर लिख दिया है मैंने, यार नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ L एंड M आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? M और L दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। सिंस L इज रिलेटेड टू मैकेनिकल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड M इज रिलेटेड टू करंट फॉर्म बाय इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो करंट कंडक्ट करेगी, तो उस करंट के कारण तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है, और मैकेनिकल मोशन, इलेक्ट्रॉन की मैकेनिकल मोशन के कारण उसका कौन सा मोमेंटम है? एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? यस। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है? m = E × L/2m। और अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन करे तो ड्यू टू स्पिन मोशन मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय द रिलेशन m = E × S/m। यहां पर S स्पिन मैग्नेटिक, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और यहां पर L लीनियर एंगुलर मोमेंटम है। यहां पर लीनियर एंगुलर मोमेंटम है और यहां पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। ये मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन कर रहा है तो उसका स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, इसको हम ms लिखते हैं बच्चों, इसको
स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज गिवन बाय द रिलेशन E इंटू एस अपॉन एम, जहां पर E तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, S ये लिखा है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, M इलेक्ट्रॉन का मास है। हेंस स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर इफेक्टिव इन कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन के कारण जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होता है किससे? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट से। इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा ऑर्बिटल मोशन के कारण E इंटू एल अपॉन 2m है, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन के कारण स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट E इंटू एस अपॉन एम। तो स्पिन मोशन के कारण स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होता है किससे? ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट से। इसीलिए आपको पता है कि हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन दो तरह से मोशन करते हैं, एक तो ऑर्बिटल मोशन और एक स्पिन मोशन। तो स्पिन मोशन के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा है किससे? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट से। इसीलिए हर एक एटम एक शॉर्ट मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन एटम इज मेनली ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने, हर एक सबस्टेंस का हर एक एटम, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ऑर्बिटल मोशन, और ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ उसमें और कौन सी मोशन होती है? स्पिन मोशन। अब क्योंकि ऑर्बिटल मोशन के कारण ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कम है, स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है बच्चों। इसी वजह से हर एक सबस्टेंस का हर एक एटम जो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मेनली इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन के कारण माना जाता है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सॉल्व नहीं हो रहा बच्चों यहां पर। ये क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुन लो, पहले क्वेश्चन नोट करो आप सब लोग। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, वैल्यू बदल देगा, क्वेश्चन सेम है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल एट विच मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट of a current carrying circular coil is reduced to 1/27 times of its value at its center if R is the radius of the coil। क्वेश्चन ये कह रहा है, फिर से क्वेश्चन को समझ लें, पहले क्वेश्चन को समझें। ये कोई सर्कुलर कॉइल है बच्चों, ये वाली करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ये इसका सेंटर है। तो ये पूछा है क्वेश्चन में कि इस सेंटर से कितनी दूरी पर, ये डिस्टेंस मैंने x ली है, और इस सर्कुलर कॉइल की रेडियस r है। तो ये पूछा है x की वैल्यू कितनी हो जिससे इसकी एक्सियल पॉइंट पर, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का 1/27 टाइम्स हो। अगर मान लो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड B है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वाले B का कितना होना चाहिए? B/27 टाइम्स होना चाहिए। मतलब P पर जो B है, एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का 1/27 टाइम्स हो। उस केस में x की वैल्यू r के टर्म में आपको बतानी है। क्वेश्चन समझ लो फिर से। फाइंड द डिस्टेंस, क्वेश्चन नोट कर लो बच्चों। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल, उसको क्या माना है अपने x, एट विच मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इज रिड्यूस्ड टू 1/27 टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू एट इट्स सेंटर। जहां पर r क्वेश्चन में दे रखा है क्या बेटा? रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। तो x की वैल्यू आपको, x की वैल्यू इस r के टर्म में बतानी है, और क्वेश्चन का रिजल्ट ये आना चाहिए। x इक्वल टू रिजल्ट ये आएगा इतना, सेंटर से 2√2 इंटू r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो सेंटर वाले मैग्नेटिक फील्ड का कितना हो जाएगा? 1/27 टाइम्स हो जाएगा। ये बात मैं निकाल के, ये रिजल्ट मैं निकाल के दिखाता हूं अभी आपको। पहले क्वेश्चन को नोट करें और रिजल्ट आपका ये आना चाहिए। आएगा, देखो कैसे आएगा मैं बताता हूं।
क्वेश्चन नोट कर लिया सभी बच्चों ने? क्वेश्चन का रिजल्ट देखें, सॉल्यूशन देखें। अब क्वेश्चन का देखो जरा ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा। ये सर्कुलर कॉइल है, ये इसका सेंटर, सेंटर को सी कह दें, और ये इसका एक्सियल पॉइंट P, जिसकी डिस्टेंस आपने यहां से कितनी मानी है? x मानी है, ठीक है ना। तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या है? करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 10⁻⁷ 2 पाई I/r, r इसकी रेडियस है बच्चों। और एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या है? 10⁻⁷ 2 पाई I/r² प्लस x² की पावर 3/2। ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव कराया है आपको, ये फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव कराया है, नोट कर लो आप इसको। अब ये बोल रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड का 1/27 टाइम्स है। मतलब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड एट P एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू 1/27 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। ये बात क्वेश्चन में गिवन है, ये चीज ये क्वेश्चन में गिवन है, ये लिखा हुआ है 1/27 टाइम्स है सेंटर की। तो उस केस में x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू इतनी आनी चाहिए, ये निकाल के देखो निकलेगी इतनी। इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड ये रख दो और यहां पर ये वैल्यू लिख दो। अरे भाई VC/VP, इस वाले टर्म को नीचे ले लो, इसको ले आओ इधर। तो BC/VP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? BC/BP बराबर क्या होगा? 27। BC/BP इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 27। और इज इक्वल टू BC/VP यहां से करेंगे तो दिस डिवाइड बाई दिस करोगे तो ये डिवाइडेड बाई ये करोगे, यहां पर वैल्यू रखोगे तो 10⁻⁷ से 10⁻⁷ कट गया, 2 पाई I से 2 पाई I कट गया, दिस अपॉन दिस कर रहे हो तो ऊपर क्या बचा? ये अपॉन ये करोगे यहां पर ऐसे, देखो ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, 2 पाई I से 2 पाई I कट जाएगा, तो यहां क्या बचेगा? 1/r, 1/r और नीचे क्या बचेगा? ऊपर तो बचेगा 1/r और नीचे क्या बचेगा? देखो r² अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। जरा गौर से देखना, 3/2 नोट करो इतना। इस r को नीचे लिखो और इसको ये ऊपर चला जाएगा, ये टर्म ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 27। ये वैल्यू ऊपर गई r² प्लस x² की पावर 3/2 और ये क्या है नीचे? अपॉन इसकी पावर 3/2 है बच्चों, अपॉन ये r3। ठीक है, एक काम कर लो, बोथ साइड क्यूब रूट ले लो। 27 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा? 3। यहां से 3 पावर हट जाएगी तो 3 इज इक्वल टू क्यूब रूट लोगे तो r² प्लस x² अपॉन r और इसकी पावर ऊपर आएगी यहां पर 1/2। क्लियर है? क्लियर है? इस r को इधर ले आओ बच्चों, इधर इस r को इधर ले आओ, इस वाले r को इधर लाओ तो 3r इज इक्वल टू ये हो गया। तो इस वाले टर्म को मैं कहां लिख दूं? अब इस टर्म को यहां लिखे दे रहा हूं मैं, यहां पर इस वाले टर्म को। तो 3r तो ये हो गया, देखो जरा गौर से, 3r इज इक्वल टू r² प्लस x² की पावर 1/2। 1/2 करने के 1/2 चलो कर लो 1/2। अब इसका स्क्वायर कर दो, 3r का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 9। इस वाली लाइन को, इस वाले टर्म को मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, इस जगह पर 3r का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? ये यहां पर लिख रहा हूं, 3r का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 9r² इज इक्वल टू r² प्लस x²। r² को इधर ले आओ तो x² बराबर क्या हो गया? x² इज इक्वल टू
8r²। x की वैल्यू मेरे ख्याल से आ गई, देयरफॉर x इक्वल टू 2√2r। दिस द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये पूछ रहा है सर्कुलर कॉइल के सेंटर से x की डिस्टेंस, x की वैल्यू कितनी हो जिससे कि एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर का 1/27 टाइम्स हो। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये रहा, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये रहा, और क्वेश्चन में गिवन है एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर का कितना है 1/27 टाइम्स। ये बात क्वेश्चन में गिवन है। तो BC अपॉन VP इक्वल टू 27, BC अपॉन BP इक्वल टू 27, BC अपॉन BP करूंगा, BC अपॉन BP करेंगे हम तो इसका रेशियो देखो, इससे ये कट गया, 2πi से 2πi कट गया, ऊपर बचेगा 1/r और नीचे बचेगा यहाँ r² अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। ये वाला टर्म ऊपर ले जाओ, r² प्लस x² की पावर 3/2, ये r नीचे यहाँ आ जाएगा r की पावर 3। अब देखो जरा गौर से, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर r² प्लस x² की पावर 3/2 और यहाँ पर r की पावर 3, तो इसका क्यूब रूट ले लो आप। 27 का क्यूब रूट 3, इसमें से 3 हट जाएगी ये पावर, तो यहाँ पर क्या बचेगा r² प्लस x² की पावर 1/2 और ये नीचे बचेगा r। इस r को इधर ले गया, 3r इक्वल टू r² प्लस x² की पावर 1/2। ठीक है, अब इस वाले टर्म का स्क्वायर कर दो इसका, बोथ साइड, तो ये रूट हट जाएगा यहाँ से, 1/2 पावर हट जाएगी तो स्क्वायर करेंगे तो 3r का स्क्वायर कितना हो गया 9r² इक्वल टू r² प्लस x²। ठीक है, इस r² को इधर ले आओ, इस r² को मेरे बच्चे इधर ले आओ, तो 9r² माइनस r² तो कितना हो गया x² बराबर 8r²। तो x की वैल्यू आ गई, रूट ले लो इसका, 8 का रूट कितना आ जाएगा 2√2 और r² का r, तो x की वैल्यू आ गई 2√2r। ये रहा रिजल्ट। क्लियर है, नोट कर लो इसे जल्दी से। कर लिया, हटा दें से, यस। एक छोटा सा बस सिंपल सा एग्जाम्पल और लिखे हुए बच्चों, यहाँ पर जरा गौर से देखो, ये वाले एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ये एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा।